मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकेंड मध्यकालीन भारत का इतिहास इस विषय के अंतर्गत तुगलक वंश के बारे में पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपने जो पूरे के जो वीडियो थे उसमें हमने खिलजी वंश के बारे में चर्चा की। आज हम तुगलक वंश, जिसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और उनका समय था 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे और इनको हम इतिहास में इनके जो कार्य है, जो इनका योगदान है, उसमें सबसे पहला देखते हैं कृषि के क्षेत्र में। देखो, गयासुद्दीन तुगलक कृषकों की समस्या को समझता था और कृषि का जो महत्व है उसके बारे में वो अवगत था। तो उसने सबसे पहला कार्य किया, एक तो कृषि के अंदर कर की वृद्धि नहीं की, यानी किसानों को अतिरिक्त कर किसी प्रकार का गयासुद्दीन तुगलक के समय नहीं लगाया गया, क्योंकि हमने जैसे पूर्व में पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% टैक्स लगा दिया था। प्लस में आपका जो अन्य कर है, मकान कर है, चरागाह कर है, आयात निर्यात कर है, वो कर अलग थे। इस तरह से किसान के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज का बोझ था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसको ध्यान में रखते हुए कर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की। दूसरा, साथ ही साथ उसने सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया, क्योंकि अगर अच्छी आप सिंचाई व्यवस्था रखोगे तो उससे ज़्यादा पैदावार होगी। तो इसके लिए उन्होंने अपने राज्य में नहरों का निर्माण करवाया। और तीसरा जो उसका काम था वो था डाक व्यवस्था, यानी पूरे राज्य में उन्होंने डाक व्यवस्था को बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया कि राज्य की जितनी भी सूचनाएं हैं वो डाक के माध्यम से दिल्ली बहुत शीघ्र पहुंचे। इसके लिए उन्होंने हर 2/3 मील पर हरकारे और घुड़सवार तैनात कर दिए, ताकि जैसे ही कोई डाक चलती है तो एक हरकारा जो आवाज़ लगाएगा उसको अगले तक पहुंच जानी चाहिए, और वो जब उसकी आवाज़ सुनेगा तो वो सतर्क रहेगा कि पीछे से डाक आ रही है। तो वो जो घुड़सवार है वो बिल्कुल घोड़े पर बैठकर ही बिल्कुल तैयार रहेगा, और जैसे ही पीछे से आके पहुंचती है वो उसको लेकर के तुरंत गति के साथ रवाना हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि मध्यकाल में यानी 100 मील प्रतिदिन के हिसाब से, यानी 12 घंटे का ही दिन चलते थे। दिन के 100 मील एक डाक चल रही है। यहाँ से हमारा दिल्ली 200 मील है। एक डाक यहाँ से दिल्ली पहुँचने में 2 दिन लग रहे हैं, और वर्तमान समय में हमें इससे कम टाइम नहीं लग रहा है, यानी उल्टा ज़्यादा समय डाक में लग रहा है। तो हम इस चीज़ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे मध्यकालीन जो शासक थे उनके पास कितनी बढ़िया ये व्यवस्था थी कि राज्य की कोई भी समाचार हो, किसी प्रकार का पत्र व्यवहार हो, वो अति शीघ्र सुल्तान के पास पहुंचेगा, और सुल्तान का जो आदेश है वो प्रांतों में प्रांतपतियों के पास जाएगा। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक का डाक व्यवस्था में हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका 1325 से 1351 AD तक शासनकाल रहता है, और तुगलक वंश का ये एक महत्वपूर्ण शासक था, जिन्होंने कई प्रकार के परिवर्तन अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में किया है। सबसे पहला जो उनका प्रशासनिक व्यवस्था में जो परिवर्तन था वो था आय व्यय का लेखा तैयार करना। यानी आज जो हमारा
भर का आय और व्यय का लेखा होता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो 14वीं शताब्दी का शासक है, जो उस समय तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसने इसकी तरफ ध्यान दिया। उन्होंने ये विचार लगाया कि राज्य में कितना पैसा आ रहा है, यानी लगान, राजस्व और अन्य कर से कितना पैसा राज्य के कर संग्रह हो रहा है, और उस पैसे में से कितना पैसा हम प्रशासन और अन्य कार्यों पर खर्च कर रहे हैं। तो इसका एक व्यवस्थित लेखा होना चाहिए। तो जितने भी जो प्रांत थे, सब प्रांतपतियों को इन्होंने सख्त निर्देश दे दिया कि वो अपने अपने राज्य के प्रांत का लेखा तैयार करके भेजोगे, जिसमें आपके द्वारा वसूला गया कर और आपके कोटे में कितना आपने उसमें से पैसा रखा है, वो उन सब का एक विवरण, एक कच्चा चिट्ठा जिसको हम बोलते हैं, वो तैयार करवाया, ताकि सुल्तान को इस चीज़ की जानकारी रहे कि राज्य में इतनी तो आय हो रही है और इतना व्यय हो रहा है, और उस पर एक नियंत्रण रखा जा सके। तो इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक पहले शासक थे जिन्होंने राज्य का आय और व्यय का लेखा तैयार किया। दूसरा जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कार्य किया गया वो था दोआब में कर वृद्धि। देखो, दोआब गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, ये उपजाऊ क्षेत्र था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के विचार मन में था कि क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ अच्छी पैदावार होती है, तो यहाँ के किसान जो मैं कर की जो वृद्धि करूँगा वो उसको वहन कर लेंगे। तो इसीलिए इस क्षेत्र में उन्होंने 5 से लेकर 10% तक कर की वृद्धि कर दी। अब क्योंकि जिस समय कर की वृद्धि की, उसी समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। तो अकाल से जनता वैसे ही दुखी थी, साथ में जब कर की और वृद्धि कर दी तो और ज़्यादा जनता दुखी हो गई। तो उन्होंने कृषि करना ही बंद कर दिया, कृषि कार्य करना बंद कर दिया, जमीनें छोड़ दी, और एक तरह से जब भूखे की स्थिति आ गई तो लूट खसोट वाली स्थिति राज्य में पैदा हो गई। और जब इस चीज़ का सुल्तान को मालूम चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि सुल्तान ने उसके बाद में सरकारी सहायता की व्यवस्था की, लेकिन वो व्यवस्था उस चीज़ की भरपाई नहीं कर पाई। तो इस तरह से उन्होंने जो आपकी कर वृद्धि थी, उससे कोई नया कर भी वसूल नहीं हो सका, और सुल्तान की उसमें बदनामी हो गई, और किसान इससे परेशान हो गए, क्योंकि इस कर के अलावा उनको अन्य जो कर थे, जैसे मकान कर है, चरागा कर है, ये कर और देने पड़ रहे थे। मकानों पर उन्होंने नंबर डलवा दिए ताकि कोई किसी प्रकार की उसमें हेराफेरी नहीं कर सके। ऐसे पशुओं को दागा करके उनकी भी संख्या की गिनती करवाई। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दोआब में कर वृद्धि की थी, उससे नया कर कोई संग्रह नहीं हुआ, और उसे त्यागना भी पड़ा, और उसका परिणाम ये हुआ कि जनता दुखी हो गई, और जनता में शासक की जो लोकप्रियता उसमें कमी आ गई। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नवीन कार्य किया, वो था कृषि विभाग का निर्माण, जिसको दीवाने कोई कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान व्यक्ति था, एक नए नए प्रयोग करने वाला शासक था। तो उनके मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं सरकारी देखरेख में, सरकार के पैसे से हम एक कृषि विभाग बनाया जाए, और उससे कृषि का कार्य करवाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कृषि विभाग का निर्माण करवाया, जिसे दीवाने कोई कहा जाता है। इसके लिए उन्होंने 60 वर्ग मील जमीन क्षेत्र चुना, और उस क्षेत्र में किसानों को सरकार के
सुल्तान ने इसको देखा, ध्यान दिया, तो मालूम चला कि मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया और उससे आय इस विभाग से हुई नहीं। आखिर में उन्होंने इस विभाग को भी बंद कर दिया, क्योंकि मध्यकाल में 70 लाख एक बहुत बड़ी राशि होती है। इतनी राशि खर्च करने के बाद में जब परिणाम उसके अनुरूप नहीं रहे तो सुल्तान ने इस विभाग को बंद कर दिया। अब हम इस चीज की तहकीकात करते हैं कि ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से सुल्तान को इस विभाग को बंद करना पड़ा, और इसका जो एक उनका परीक्षण था वो असफल रहा। उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि सुल्तान के द्वारा जो चुना हुआ क्षेत्र था वो उन्होंने उपजाऊ क्षेत्र नहीं था, यानी बंजर भूमि को उन्होंने कृषि के लिए चुना। अब ऐसी भूमि में समय लगता है उसको तैयार होने में, तो कम समय में बंजर भूमि या इसको अनुपजाऊ क्षेत्र कहते हैं, उससे पैदावार प्राप्त करना आसान नहीं था। तो पहली कमी तो क्या रही है सुल्तान की कि चुना हुआ क्षेत्र वो उपजाऊ नहीं था। दूसरा जो कारण हम देखते हैं वो था कि एक नया प्रयोग किया गया था, यानी किसानों को एकत्रित करके और सरकारी पैसों से खेती कराने का। इस पर सुल्तान ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो एक नया परीक्षण पर अगर सुल्तान ध्यान देता खुद उसमें, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छा कार्य होता, किसान भी मन से कार्य करते और जो उसके अधिकारी लगाए थे उन पर भी नियंत्रण रहता। लेकिन जब सुल्तान ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उसका परिणाम ये रहा कि वो अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके। तीसरा जो कारण था वो था यानी कम समय में अपेक्षित परिणाम की आशा करना व्यर्थ है। यानी हम जो क्षेत्र चुन रहे हैं उस क्षेत्र में पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन देखो कृषि एक ऐसा कार्य है कि उसमें जमीन को उपजाऊ होने में समय लगता है। हम उसमें खेती करेंगे, उसमें खाद डालेंगे, तो उसमें 1-2 साल का समय तो वैसे ही खर्च हो जाता है, और आप एक बहुत कम समय में उससे ज़्यादा पैदावार लेने की उम्मीद रखते हैं, तो वो ठीक नहीं था, सही नहीं है। तो सुल्तान ने बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में, जब उसे देखा कि मैं इसमें 70 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ और इसका परिणाम मेरे आशा के अनुरूप नहीं है, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। जबकि हम कम समय में इस प्रकार के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और नंबर 4 पर है धन का सदुपयोग नहीं हुआ। यानी सुल्तान के द्वारा जो इसमें 70 लाख रुपए लगाएंगे, चूंकि सुल्तान स्वयं ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और जो ये पैसा था जो किसानों को मिला, तो किसानों ने भी अपना पैसा खाद बीज और कृषि के जो उस समय जमाने के उपकरण थे उनमें नहीं लगा करके और अपने दूसरे जो खर्चे थे, अपने दूसरे काम थे, उन पर खर्च कर दिया। तो वो पैसा तो उसमें लगा ही नहीं। एक जो सरकारी प्रशासन जो लगे हुए थे उन्होंने भी उस पैसे को ज़्यादातर अपनी जेबें भरने में ही व्यतीत कर दिया। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि कहने को तो 70 लाख रुपए है, लेकिन वो वास्तविक रूप से उस क्षेत्र में वो पैसा लगा ही नहीं। तो इस तरह से धन का सदुपयोग नहीं हुआ, और उस वजह से सुल्तान की जो एक इच्छा थी इतना क्षेत्र चुन करके उसमें उपज पैदा करने की, वो उपज सुल्तान को प्राप्त नहीं हुई, और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने इसको बंद कर दिया, और ये परिणाम भी उसका असफल रहा।